जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल स्पाई स्कैंडल की, जिसमें रशिया के टॉप सीक्रेट मिलिट्री टेक और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो इनफेमस आईएसआई एजेंसी है, उससे रिलेटेड ये पूरा स्कैंडल है। और मॉस्को ने एक डेंजरस जो एस्पिनज नेटवर्क है उसको बेनकाब किया है। सेंट पीटर्सबर्ग में रशियन नेशनल पकड़ा गया है जो क्लासिफाइड वेपन्स सिस्टम डॉक्यूमेंट स्मगल कर रहा था, और टारगेट था एमआई सीरीज के हेलीकॉप्टर्स और जो अपग्रेडेड वर्जन्स हैं उनकी पूरी जो और इनफैक्ट एयर डिफेंस टेक का पूरा सेंसिटिव मिलिट्री ब्लूप्रिंट, और साथ ही वो टेक्नोलॉजी जो सीधे भारत के S-400 नेटवर्क से जुड़ी हुई है। ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, और रशिया ने ओपन वार्निंग दी है पाकिस्तान डेली को भी पूरी रशियन फोबिक जो प्रोपेगेंडा है उसको फैलाने के लिए। और साथ ही हम जिस तरह से देख रहे हैं तालिबान, बीएलए लगातार पाकिस्तान में अटैक्स कर रहे हैं, और खबर ये भी है, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बीएलए एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस को टारगेट कर सकता है। तो इन्हीं सारी खबरों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल सुधाकर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। Thank you. Thank you, Amber. It's always a great delight to connect with you and uh, and contribute whatever humble best I can. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर, आईएसआई का जो ग्लोबल ब्लैक मार्केट स्पाई एजेंसी बन चुका है पूरी तरह से, ऐसा लग रहा है रशिया के टेक चुराने के लिए ये जो पूरा कोशिश की गई है, इसके पीछे सर आपको क्या लगता है कि चाइना है, अमेरिका है, और क्या ये प्लान हो रहा है इसमें, क्योंकि भारत से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है क्लासिफाइड। गुड गुड वेरी गुड। मैं इसको ये कहना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि आईएसआई का जो क्रिएशन है 1947-48 के लड़ाई में जो उनकी बुनियादी चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था और उनको खबर नहीं हासिल कर पाए थे, उन डेफिशिएंसीज़ को मेकअप करने के लिए उन्होंने एक इंटेलिजेंस विंग स्टार्ट किया था। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर्स को लेके उन्होंने इसको क्रिएट किया था। सो 1947-48 जैसा एक टर्निंग पॉइंट था फॉर क्रिएशन ऑफ आईएसआई। इसी तरह ये जो ऑपरेशन सिंदूर फेज 1 है, मेरे सोच विचार और एनालिसिस के मुताबिक ये एक टर्निंग पॉइंट है आईएसआई का कि कहीं ना कहीं सोते हुए पकड़े गए हैं। कहीं ना कहीं सोते हुए पकड़े गए हैं मतलब कि किसी को अंदाज नहीं था, हिंदुस्तान को ही नहीं पता था कि S-400 एक गेम चेंजर होगा। सो S-400 जिस तरह गेम चेंजर की जो दर्शाया, जो काबिलियत दिखाया, उससे ये जाहिर था कि इससे बेहतरीन कोई एयर डिफेंस, बोलते हैं एयर डिफेंस, लेकिन हर एक हथियार जो है एयर डिफेंस के आर्किटेक्चर में ऑफेंसिव कंटेंट होता है ज़्यादातर। और पूरा विश्व में अगर देखेंगे, हाल ही 2015 के बाद कोई कोई जगह जहां जहां पे यूएसए के पेट्रोट मिसाइल रखे हुए हैं, पेट्रोट इज अ काइंड ऑफ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। मिसाल के तौर पे 2019 को सऊदी अरेबिया का एक ऑयल रिफाइनरी जिसको स्टेट ओन होता है, उसको नाम है आर्मको, ARMCO। तो आर्म को जो एरियल डिफेंस या एयर डिफेंस जो कमिटमेंट दे रखा है और जिनकी डिप्लॉय हो रखे हैं वो यूएसए के पेट्रोट मिसाइल लगे हुए हैं। पेट्रोट मिसाइल इज कंसिडर्ड द बेस्ट इन द वर्ल्ड अंटिल ऑपरेशन सिंदूर 1। मैं ये 2019 का एक छोटा सा मिसाल देना चाहता हूँ। जो हुती टेररिस्ट हैं यमन से, उन्होंने सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक किया था। ये इतना मजबूत, ये आयरन डोम के बराबर था, अगर इक्वल नहीं था तो कम भी नहीं था। इतना स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस नेटवर्क होने के बावजूद भी उन्होंने पेनिट्रेट करके आर्म को, जो ऑयल रिफाइनरी है, पॉइंट पॉइंट टारगेट के ऊपर डिस्ट्रक्शन किए थे। ये आमतौर पे जो मिलिट्री साइंस जिनको समझ में आएगा वो देखेंगे, एयर डिफेंस का जो आर्किटेक्चर होता है, सबसे बड़ा वल्नरेबल और सेंसिटिव गैप होता है 100 और 1000 मीटर की जो गैप है, इसके बीच वाला जो गैप में कोई भी रडार इसको कवर नहीं कर सकता है या कोई सेंसर उसको कवर नहीं कर सकता। तो इसी गैप को मद्देनजर रख के सारे जितने लॉइटरिंग एम्युनिशन, जितने ड्रोन्स हैं, उनको पेनिट्रेट या इन्फिल्ट्रेट करके टारगेट एरिया के अंदर उसको डोमिनेट करने के बाद टारगेट को लॉइटर करके, मतलब टारगेट बोलते हैं ना, 6 स्टेप होता है। सबसे पहला है कि फाइंड एंड फिक्स, 2 F हो गए। उसके बाद ट्रैक एंड टारगेट,
दो तो चार हो गए, उसके बाद डिस्ट्रॉय या एंगेज अब्लिक डिस्ट्रॉय बोलते हैं, और लास्ट में होता है असेसमेंट। 6 स्टेप होते हैं। ये जो 6 स्टेप का जो ड्रोन वॉरफेयर है, ये या आप कोई भी एयर डिफेंस का वॉरफेयर के बताते हैं, तो ये 6 स्टेप होता है हर हालत में। तो ये जो 6 स्टेप है, ये इस गैप का फायदा उठाते हुए अंदर जाके उसको एंगेज किए थे। सिर्फ सऊदी अरेबिया का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह जहां जहां पे यूएसए के फोर्सेस डिप्लॉयड है, जैसे बहरीन में एक काफी लार्ज कंसंट्रेशन है उनका, उधर एयरक्राफ्ट कैरियर है, एग्जैक्ट फिगर मेरे को पता नहीं, बट 40,000 के करीब करीब मिडिल ईस्ट में बोलते हैं सबसे ज्यादा बहरीन में है। इसी तरह इराक में एक उनका कैंप है, इसी तरह सीरिया में ऑयल फील्ड के पास कैंप है, और जगह जगह उनके हैं जहां जहां पे उनके ट्रुप्स और रिसोर्सेस लगे गए हैं। जैसे कि वो इनका ग्लोबल वॉर ऑन टेरर अफगानिस्तान का बगराम एयरफील्ड में थे, तो वहां पे भी उनका ये लगे हुए थे एयर डिफेंस। तो ऐसा जगह पे देखा गया है कि ये एयर डिफेंस जो पेट्रियट मिसाइल है, यूरोप में ये कामयाब हासिल करते हुए नहीं दिखे गए हैं। तो ये जो कमी आया है, और S-400 जो जबरदस्त एक जवाब दिया पाकिस्तान का जो हमला को, नॉट इवन ए सिंगल 600-700 ड्रोन्स उन्होंने फायर किए हैं, मिसाइल खूब सारे फायर किए हैं। उन्होंने अमृतसर हमारा गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया था। ये सारे चीजों को नाकारा किया है। सिर्फ S-400 नहीं, आकाश तीर का जो कंप्लीट आर्किटेक्चर, S-400 वाज द प्रीडोमिनेंट प्लेटफॉर्म। तो उसके साथ आकाश तीर था, उसके साथ बैरक मिसाइल था, इसका इसराइल का जू सीरीज के गन्स थे, देन यू हैड L-70 गन्स। तो ये सारे चीजों को इकट्ठे लाके देन आकाश सीरीज के जो वेपन सिस्टम्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, सब कुछ उन्होंने इंटीग्रेट किया है बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आज के दिन में 21st सेंचुरी में इस किस्म के आर्किटेक्चर कोई भी देश के पास नहीं है। सबसे मास्टर स्ट्रोक था S-400। ये जब पता चला, मैं सिर्फ यहीं पे एक मेरा जो डॉट्स में ज्वाइन करते रहता हूं, मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, ये पाकिस्तान के पास नहीं है, ये अमेरिका के पास है। और अमेरिका के पास जो है, इन्होंने कुछ बदमाशी किए हैं ऑपरेशन सिंदूर से पहले। ये न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल या न्यूक्लियर मिसाइल के कहीं टेस्टिंग या ट्रायल कर रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ हादसा हुआ है। आप अगर देखेंगे टाइमलाइंस और एक्टिविटी मैट्रिक्स को मैच करेंगे कि ये 6-7 रात से पहले इजिप्ट से जो बोरोन वाला एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ था, ये उससे पहले मूवमेंट हो गया था। इसका मतलब बोरोन की तब जरूरत होती है जब रेडिएशन की डर रहता है। रेडिएशन का तब डर रहेगा जब आप न्यूक्लियर हथियार या हार्डवेयर को आप उसको विस्फोट करना चाहते हैं, डेटोनेट करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं हुआ है, हाथ के बाहर गया है, और इसी को नाकारा करने के लिए या एड्रेस करने के लिए, रोकथाम के लिए, ये बोरोन का फ्लाइट फ्लाई किया है। इसका मतलब यह है कि यूएस को इसको बारे में पता था। इसका मतलब यूएस प्रोएक्टिवली या रिएक्टिवली ये एक्शन लेने की कोशिश कर रहा था। तो ये मैं सिर्फ एक चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं कि इन्होंने जहां जहां पे, चाहे उनका हो या पाकिस्तान को, मैं तो कहूंगा पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार बनाने लायक है ही नहीं परिस्थिति। जो कटोरी लेके भीख मांग रहे जगह जगह से, न्यूक्लियर हथियार को अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उसको मेंटेन करना भी निहायती जरूरी है। उनको स्टोरेज के लिए बहुत पैसा खर्चा होता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खर्चा होता है। तो हम काफी हद तक हमें पता है कि जनरल इलेक्ट्रिक जो है, उनकी बंकर्स और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी जगह उन्होंने बनाया है, नूर खान से लेकर शगाई बेस तक। तो इसी तरह जहां जहां पे ये एसेट्स बनाते हैं, एसेट्स की देखरेख के लिए एयर डिफेंस प्रोटेक्शन होता है। मुझे मैं कहीं सरप्राइज नहीं होऊंगा कोई अगर मेरे को बताएगा कि वहां पे भी पेट्रियट मिसाइल्स लगे हुए थे। ठीक है ना, चाइनीज तो थे ही थे, HQ-9 और उनका PL-15, ये जो सीरीज का जो मिसाइल था, ये लगे हुए थे, ये कामयाब नहीं हुए। लेकिन ये अमेरिका का कहीं ना कहीं ये लगा हुआ है। और हिंदुस्तान ने वो जो गैप मैंने बताया ना, 100 और 1000 मीटर के जो गैप है, इसके बीच में से हमारा मिसाइल जो है प्रिसिशन एक्यूरेट विदाउट कोलैटरल डैमेज टारगेट्स को हिट किए हैं। एक छोटा एग्जांपल देना चाहता हूं, बहावलपुर जहां पे जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर होता है, और वहीं पे एक एयरफील्ड है करीब 5 या 9 किलोमीटर दूर।
और सुन के हमारे देशवासियों को बहुत खुशी होगी कि अमेरिका 20 साल के जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर अफगानिस्तान में आके बैठा था, कुछ तो मिला नहीं। ओसामा बिन लादेन 2011 को मिला, और इसके दौरान उन्होंने बहुत प्रेशर डाले थे पाकिस्तान के ऊपर, ये बहावलपुर या पंजाब प्रोविंस के ऊपर उनके AQ-9 के प्रेडेटर को उसको रन करने के लिए, फ्लाई करने के लिए। पाकिस्तान बार बार मना किया था क्योंकि पब्लिक का रेजिस्टेंस था कि इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। सीधा सा जवाब है कि इनके इलाके में सारे छुपे हुए थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको एक्सपोज नहीं करना चाह रहा था, दबाव वहां से आ रहा था। लेकिन हिंदुस्तान ये सारे पाबंदियां यूएसए के बावजूद स्टैंड ऑफ अटैक करके, बिना आईबी, बिना लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके, उन्होंने एक ऐसा तरीके से मिसाइल्स को और ड्रोन्स को यूज किया है कि बहावलपुर का जो टेररिस्ट कैंप था, लॉजिस्टिक बेस ट्रेनिंग कैंप, सबके सब डिस्ट्रॉय किया था। और मैं इस चीज को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं कि हर एयरफील्ड को गार्ड करने के लिए एयर डिफेंस होता है। हमें पता है बहावलपुर का एयरफील्ड जो है 5 से 9 किलोमीटर दूरी पे अगर HQ-9 था, तो उसका रेडियस ऑफ एक्शन में ये इनका टेररिस्ट कैंप भी आता है। तो ये एक्चुअली समझना बहुत मुश्किल होता है एज ए मिलिट्री साइंस स्पेशलिस्ट कि इतने नजदीक उसका एरिया ऑफ डोमिनेशन और किलिंग एरिया के अंदर होने के बावजूद भी HQ-9 क्यों कामयाब नहीं हो पाया। तो इसी सवाल का जो जवाब है, यहीं से आप अंदाज लगा सकते हैं कि S-400 या हिंदुस्तान का आकाश तीर या बैरक मोजाइल का जो इकट्ठा उन्होंने इंटीग्रेट किया, AI के जरिए से ऑपरेट किया, तो ये पाकिस्तान से ज्यादा अमेरिका की चाहत है। क्या है ये टेक्नोलॉजी, कैसे आगे है, कैसे गेम चेंजर हो गया, ये मेरा विचार है। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन मैं लॉजिक अप्लाई। तो अमेरिका कहीं जी। पे भी लड़ाई गुस्तम गुस्ता आमने सामने नहीं करते हैं, ये प्रॉक्सी यूज करते हैं। आप वियतनाम की बात करिए, अफगानिस्तान की बात करिए, आप क्यूबा की बात करिए, कहीं पे अब यूक्रेन का देखो मिसाल के तौर पे, प्रॉक्सी यूज करते हैं। तो पाकिस्तान को गोद में ले रखा है, पाकिस्तान का ISI को लगाया है इस टास्क पे, जाओ पता करो। ये पहली बार नहीं, ये मई जून के महीने में या जून जुलाई के महीने में एक बार और खबर इस तरह उभर के आया था, ओपन मीडिया में। एक दिन आया, 2 दिन, उसके बाद फिर नेट से उसको कोई हटा लिया था। जी, ISI बिल्कुल। के मॉड्यूल ये बस्ट हुआ था वही मस्को के आसपास के पे। उसके बिल्कुल सर, बाद ये उससे ज़्यादा उसको वो मीडिया में नहीं आया था, थोड़ा ही बहुत उसको नज़र आया था। उसके बाद ये आया है पूरा सटीक खबर के साथ, ये डॉक्यूमेंट्स, एक रशियन को पकड़े हैं उन्होंने। जी। एक रशियन पकड़ा गया है जो ISI के साथ जुड़ा हुआ है, और इनके डॉक्यूमेंट्स पहले ये करने की कोशिश किए हैं S-400 के साथ। और दूसरी बात ये भी देखिए कि एक दुश्मन को उनकी जो दुश्मन है, पाकिस्तान का दुश्मन हम है, चाइना का दुश्मन हम है। जब प्रधानमंत्री साहब अनाउंस करते हैं 15 अगस्त को कि हमारा 2035 तक सुदर्शन चक्र का आर्किटेक्चर पूरा कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा, ये डिप्लॉय हो जाएगा। सुदर्शन चक्र का जो मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो सेंट्रल प्लेटफॉर्म है, वो है S-400। जो गेम चेंजर इस पर हमने देखा है ये। और हाँ, सवाल आएगा काफियों के मन में कि अगर S-400 यहाँ पे कामयाब हुआ, उधर क्यों नहीं हुआ? उसका कारण अलग है, उसका अलग से हम बताएंगे दूसरे पॉडकास्ट जी। में। वो सर, यूक्रेन एक सवाल मैं बस यहाँ पे पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या क्या ये एक नई स्पाई कोल्ड वॉर की शुरुआत तो नहीं है, जिस तरह से हम देख रहे हैं एक S-400 को लेकर, क्योंकि इंडिया और रशिया वर्सेस यूएस यहाँ पर होता जा रहा है कहीं ना कहीं। एब्सोल्युटली, इसी के साथ साथ आप देखिए ना, अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अगर जी। आप देखेंगे कोल्ड वॉर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR 1991, हाँ, उसके बाद 2002 को क्या हुआ, आप सबको अगर जोड़ते रहेंगे ये यूक्रेन वाला कहानी। और 94 में क्या हुआ, 94 में वो एग्रीमेंट साइन हुआ था जब यूक्रेन उनको सरेंडर करना पड़ा न्यूक्लियर वेपन्स को। 2002 में क्या हुआ, 2002 में आर्बिट्रली यूनिलैटरली यूएसए जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल 1972 में साइन हुआ था सोवियत यूनियन और दोनों के बीच में, उन्होंने आर्बिट्रली विड्रॉ कर लिए। उसके बाद स्ट्रेटेजिक आर्म्स ट्रीटी जो था, जो 1991 को शुरू हुआ था, 2010 को खत्म हुआ था, उन्होंने एक रशियन मॉडल को अप्लाई किए थे ताकि ये जो न्यूक्लियर हथियार को कम करना चाहिए, ये कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस के नीचे काम करना निहायत जरूरी है। और उसके बाद आपका स्टार्ट हो गया न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो खत्म हो रहा है आपका
2021 को खत्म हो गया था, उसके बाद 5 साल का बढ़ाया गया है सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में। फरवरी 2026 को खत्म हो रहा है, और इसी के बीच में आप सबको यह पता होना चाहिए कि 2023 को रशिया ने जो चीज उसको बोलते हैं CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये 1996 को इसको उन्होंने अडॉप्ट किए थे, और अभी तक ये एक्शन इन्फोर्स नहीं किया गया है। यानी कि साइन कुछ किए हैं देशों ने, लेकिन उसको रेटिफाई नहीं किए हैं। रशिया इज द ओनली कंट्री जो रेटिफाई किया था 2023 को अपने आप, क्योंकि ये गड़बड़ शुरू हुआ यूक्रेन में, तो अपने आप को उन्होंने डी रेटिफाई कर लिया, वापस चले गया उधर। अमेरिका, चाइना, रशिया ये सब साइन कर रखे हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया ना साइन किए हैं ना रेटिफाई किए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, क्यों ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्यों पैदा हो रहा है? ये बीच बीच में खबर आते रहता है कि ये अर्थक्वेक इधर आ रहा है, अर्थक्वेक उधर हो रहा है। न्यूक्लियर बॉम्ब जब भी डेटोनेट किया जाता है ट्रायल के तौर पे, ये जमीन से 1 या 2 किलोमीटर नीचे ये डेटोनेट किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, मेरे जो डॉट्स जॉइन जो मैं कर रहा हूं, मेरे अंदाज के मुताबिक रिपोर्ट्स अभी तक आ रहे हैं 10 किलोमीटर अंदर से आ रहा है। 10 किलोमीटर अंदर से अगर अर्थक्वेक का वाइब्रेशंस या उनके जो ट्रेबल्स आ रहे हैं, तो ये और कुछ मीनिंग को दर्शाता है। तो क्या है, फिलहाल मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दूंगा, थोड़ा मेरे को टाइम चाहिए, मैं रिसर्च कर रहा हूं। अगर आपके व्यूअर्स को कुछ जानकारी है, एनीवन इज वेलकम। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट लाइक ईच वन ऑफ यू, आई वांट टू लर्न। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसके अलावा S-400, इन सबको मालूम है आने वाले समय में हिंदुस्तान के पास S-400, इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम मैन्युफैक्चर यहीं पे करेंगे, और उसका हिंदुस्तान में स्टार्ट हो गया। बाय द वे, S-400 हम बहुत स्पीडी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। S-500 एक बेहतरीन एक एयर डिफेंस गन है, वो भी हम रशिया से ले रहे हैं। प्लस सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अभी शायद हमारे दर्शकों को पता बहुत कम होगा कि आज के दिन में हम यूक्रेन लड़ाई, इधर इजराइल की लड़ाई में, ये ऑपरेशन सिंदूर में, वेनेजुएला में हमारा माथा घूम रहा है। एक चीज जो पूरा विश्व में हो रहा है, जिसका अट्रैक्शन इतना नहीं खींच रहा है लोगों की अटेंशन, वो है आर्कटिक। आर्कटिक में जो लड़ाई हो रही है, वहां पे नए चैनल, नए सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन खुलते जा रहे हैं। बर्फ पिघल रहा है, नहीं पिघलता है तो उसका कटिंग, जो शिप्स हैं उसको एम्प्लॉय किया जा रहा है। उससे डिस्टेंस, जो ट्रेड का डिस्टेंस है, कोई गुना कम हो जाएगा। बहुत कम समय में आप ईस्टर्न एशिया से लेके यूरोप तक वहां पहुंचा सकते हैं बाय गोइंग ऑन दिस ट्रैफिक। प्लस यहाँ पे ऑयल, गैस, मिनरल का काफी प्रचुर परिमाण में है, और रशिया का एक स्टेट ऑफ द आर्ट हवाई जहाज जो बनाते जा रहे हैं। ये जो एक्यूट टेम्परेचर में, एक्सट्रीम टेम्परेचर में एक हेलीकॉप्टर इस तरफ है, उसको आर्कटिक में एम्प्लॉय किया जाता है। इस किस्म के हेलीकॉप्टर यूएसए एडवांस होने के बावजूद भी मेरे पढ़ाई और रिसर्च के मुताबिक इस किस्म के हेलीकॉप्टर नहीं है। तो इसके ऊपर उनका निगरानी है, आईएसआई को लगा रखे, इसका खबर हासिल करिए। इसी तरह एक मी-8 सीरीज का एक हेलीकॉप्टर है, अभी अपग्रेडेड वर्जन बनाया है, जो उसको बोलते हैं अटैक हेप्टर वर्जन। ये अटैक हेप्टर, ये लाइट वेट है, मैन्यूवरेबल है, और इसका काफी रिलायबल, एंड उसका जो शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी हेलीकॉप्टर का बहुत कम माना जाता है, लेकिन इसकी काबिलियत एक स्पीड और लाइट वेट होने के नाते ये दुश्मन का जो ऑनकमिंग मिसाइल्स है, इसको ये अवॉइड कर सकता है। रडार डिटेक्शन ऑल्सो भी काफी तेजी से ये अवॉइड करके दुश्मन को एंगेज करके वापस आ सकता है। लॉजिस्टिक काम कर सकता है, प्लस लड़ाई के भी काम कर सकता है। ये भी एक हेलीकॉप्टर है जिसके बारे में खबर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अंदाज ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके पीछे अमेरिका का इंटरेस्ट है। S-400 तो है ही है, प्लस ये हेलीकॉप्टर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके अलावा ये एक दबाव डालना चाहते हैं। ये कोल्ड वॉर का, ये अभी तक हम बात करते आ रहे थे G3 या पॉलिसेंट्रिक या मल्टीपोलर वर्ल्ड। अभी कोल्ड वॉर का वो रशिया को साइडलाइन करके अमेरिका और चाइना, ये दोनों G1 और G2, आप G2 मान लीजिए, ये G2 बाइपोलर वर्ल्ड एक क्रिएट करना। दबाव का मकसद यही है, और उसका जो लड़ाई जो खींचते जा रहे हैं, यूक्रेन को सपोर्ट करते जा रहे हैं, दे वांट टू ब्लीड रशिया टू डेथ और टायर इट डाउन सो मच कि रशिया कैन नॉट बाउंस बैक। सो दैट सिर्फ दो ही पोल रहेंगे। चाइना को दिया जाएगा जिम्मेवारी कि ये जो ईस्ट ऑफ आपका जो अटलांटिक है, ये इसकी देखभाल करे,
और जो वेस्ट ऑफ है वो अमेरिका का देखभाल है। अमेरिका जैसे ट्रेडिशनल उनका है, ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप को वो बढ़ावा दे या देखभाल करे, और चाइना जो है एशिया और इस तरफ ईस्ट एशिया की तरफ इसका वो देखभाल करे। दोनों पोल के बीच में समझौता होगा या नहीं मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एज एन इंडिविजुअल, he does not like conflict, he doesn't like war, he wants to resolve issues in terms of business, doing business like his thing. Taiwan is another issue which is cropping up, which we'll talk later, not in this podcast. आपका जी दूसरा सर। पॉइंट आप थोड़ा था शायद पाकिस्तान में सर जो क्या दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान में जिस तरह से टीटीपी और बीएलए सब एक्टिवेट हो रहे हैं और लगातार अटैक्स पे अटैक्स हो रहे हैं और रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि बीएलए फिर से जाफर एक्सप्रेस को टारगेट कर सकता है, तो उससे क्या लग रहा है कि कुछ जॉइंट मिशन हो सकता है, जैसे कि हमने देखा है कि ये केपीके या फिर बलूचिस्तान और जो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, इस सब की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो एक साथ जो एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं ग्लोबली, क्या ये ऑन ग्राउंड जो ये लड़ाके हैं ये भी एकजुट हो सकता है कोई जॉइंट मिशन के बिल्कुल, तौर पर? बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। मैं अपना असेसमेंट बता सकता हूँ, बाकी ईच वन इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट टू थिंक हिज ओन वे। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के आज के दिन में सबसे एक बुनियादी टर्न अराउंड पॉइंट होने जा रहा है। वो टर्न अराउंड पॉइंट है कि पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 27 होने जा रहा है 14 नवंबर, 14 इफ आई रिकॉल करेक्टली, यस। तो उसके साथ आर्टिकल 243 चेंज होगा, जिसमें फील्ड मार्शल रैंक का स्टेटस और इसके इकोसिस्टम, क्या क्या पावर्स होंगे, क्या क्या अथॉरिटी होंगे, इसको ये कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने जा रहे हैं। तो इनका पोजीशन ऐसा, इसको एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बराबर नहीं बल्कि उसके ऊंचे पद पे रखेंगे, जिससे क्या होगा, बाकी जो एयरफोर्स नेवी वाले हैं ये सब इनके नीचे आएंगे। मेरे को तो कभी कभी ये डर लगता है कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर के वो भी इनके नीचे ना आ जाए, इतने पावरफुल उनका ये करने जा रहे हैं। प्लस जुडिशियरी, इसको भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में विल बी केप्ट एज अ सब्सिडी। आई ओनली होप एंड प्रे कि इट डजंट हैपन। माय फियर इज दैट इवन जुडिशियरी का जो इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी स्टेटस होता है, शायद ये खो ना बैठे। अगर जुडिशियरी को खो बैठे तो पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। इसी तरह जो सिविल गवर्नमेंट का जो सुप्रीमेसी ऑफ द सिविल गवर्नमेंट है, ये भी मुझे डर लग रहा है। अभी जिस तरफ मैं गहराई में स्टडी नहीं किया हो, करने की जरूरत है। ये भी डर लग रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से इनके नीचे ना आ जाए। और ये भी डर है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में शुड टू किल का जो पावर है, ये अथॉरिटी, शायद ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन में कहीं ना इनकॉर्पोरेट कर ले। और इसी तरह ये बलूचिस्तान और आपका जो सिंध रिवोल्यूशन फोर्सेस, खैबर पख्तूनख्वा में जो चल रहा है दंगा, ये सारे चीजों को काबू में लाने के लिए शायद मेरे विचार के मुताबिक ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन जो है इस तरफ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अमेंडमेंट ऐसा करते जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी को बिल्कुल ये कंसोलिडेट करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ह्यूमन राइट्स, बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, इवन एट द कॉस्ट ऑफ डिनाइंग द फंडामेंटल लाइवलीहुड, फंडामेंटल द फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो तो है ही नहीं पाकिस्तान में आज के दिन में, मीडिया की ना के बराबर है। लेकिन इसको जब आप एक लेजिस्लेट कर लेते हैं, इमरान खान इन फ्यूचर, उनका डर है इमरान खान कभी ना कभी निकलेगा। इमरान खान अगर निकलता है तो इन सबको नमूना बनाएगा, सबसे पहले ये होंगे मुनीर। तो वो जो इमरान खान से जो डर है, उसकी जो बचाव, उनकी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ये सब किया जा रहा है, ताकि ही रिमेन सेफ एंड सिक्योर। ना कि वो मुशर्रफ का कहानी हो जाए, ना वो जुल्फिकर अली भुट्टो का कोई कहानी हो जाए, या सॉरी जिया हक का कहानी हो जाए, ना और किसी का कोई कहानी हो जाए। तो इसलिए ये अपने आप सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ये करते जा रहे हैं। किस हद तक ये सक्सेसफुल होंगे मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये खतरनाक टर्निंग पॉइंट है, जिसके लिहाज मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये सारे एकजुट हो रहे हैं। आज के दिन में, मैं थोड़ी देर पहले टीवी में था, TV9 भारतवर्ष में, उसके मुताबिक बलूचिस्तान में टीटीपी 24 घंटे के अंदर 7 अटैक किए हैं, 7 अटैक ऑन पाकिस्तान आर्मी, और हर एक अटैक में 5 से 6 इस तरह मरे हैं जवान लोग। तो ऐसा हालत में ये भी मेरे को खबर लग रहा है कि बीएलए, उनका एक रिपब्लिकन ग्रुप है, और भी 3-4 कॉन्ग्लोमरेट ऑफ ग्रुप्स, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं।
प्लस आपका ये जो टीटीपी का एक नाम है कि ई जिहाद, एक दूसरा ग्रुप है, ये भी इकट्ठा हो रहा है और ये शिफ्ट हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा टू बलूचिस्तान। पूरा अगर देखेंगे बॉर्डर दुरान लाइन के साथ करीब है 2640 किलोमीटर की लंबाई है। 2640 में खैबर पख्तूनख्वा का सबसे ज्यादा एरिया है, मतलब 1500 के करीब किलोमीटर है। बाकी जो है आपका 1100 करीब इस तरफ बालूचिस्तान। तो उस तरफ पूरा शिफ्ट हो गया, माउंटेनियस एरिया से वो शिफ्ट होके चलने लगे हैं डेजर्ट की तरफ। बालूचिस्तान इज ए डेजर्टेड एरिया, फॉरेस्टेशन नहीं है, पहाड़ी कम है और रेतीली इलाका ज्यादा है, टीले बहुत है, पॉपुलेशन बहुत कम है, स्पार्सली पॉपुलेटेड, लेकिन मिनरल खूब सारे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये एक तरफ ये दर्शाता है, ना ये चाइना को उधर रहने देंगे, ना अमेरिका को जो हुआ है ना रेयर अर्थ एलिमेंट, ये आगे बढ़ने देंगे, ना आपका जो ग्वादर वाला है इसको भी ये नाकारा करेंगे। इसलिए पाकिस्तान बड़ा भयानक परिस्थिति में आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये जिस किस्म की इसकी रोकथाम के लिए कदम उठा रहे हैं, मुझे ये नहीं लग रहा है कि सही है। जब तक लोगों की एस्पिरेशन आप एड्रेस नहीं करोगे, जब तक आप लोगों के साथ एंगेज नहीं करोगे, जब तक आप उनको पार्टिसिपेट करने नहीं दोगे, डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता है। पार्टिसिपेशन का मीनिंग ये है कि ये लड़ाई को बंद करो, पीस टॉक शुरू करिए और आपस में अक्रॉस द टेबल बैठ के बातचीत करें और उनका जो डिमांड है पूरा नहीं, धीरे 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 शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और जितना उनकी बजट है, रेवेन्यू है, उसको बांट के सबकी दुख सुख को हल करने की कोशिश करें। इसी में ही इलाज है ना। आप जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हैं ये टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन परमानेंटली ये देश को पूरा एकदम बर्बाद कर देगा। थैंक यू। तो देश के बारे में कौन सोचता है पाकिस्तान में? आर्मी सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपने परिवारों के बारे में सोचती है। आवाम तो बस बेचारी सिर्फ प्रोटेस्ट करती रहती है और उसका फल उनको मिलता है कि उनके ऊपर क्रैक डाउन होता है, लोगों को मार दिया जाता है। तो डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान में कभी थी ही नहीं, देश कभी था ही नहीं, वो एक आइडिया था और जो कभी भी बर्स्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, डूइंग अ ग्रेट जॉब, प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप।